साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 2 का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो इस बार इतिहास से ही आने वाले हैं, क्योंकि विगत जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है, 22 और 20 क्वेश्चन जो हैं क्रमशः यहाँ पर पूछे गए इतिहास से। तो ऐसा माना जा रहा है कि आपके एमपीपीएससी में भी इतिहास से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या लेवल होगा प्रश्नों का, आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए, तो प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किस लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस वजह से 1896 के अधिवेशन को याद किया जाता है? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पहली बार जो राष्ट्रीय गीत है वो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसलिए यह अधिवेशन प्रसिद्ध है। आइए कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। अब इसकी रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है, यानी कि आनंद मठ में यह गीत लिखा हुआ था जिसको भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया गया था। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान भी रहा था। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नया फैक्ट आपको मिलेगा। 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा था? तो वंदे मातरम ही था। 1937 के बाद में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बना दिया गया, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर गुरु जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत प्रचलित प्रश्न है, कई बार एमपीपीएससी और एनटीपीसी रेलवे ने पूछा है, इसलिए इस प्रश्न को हमने यहां पर सम्मिलित किया है। ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है सर चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड एलन बरो। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि सर चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो सर चार्ल्स मैटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1837 तक। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पहले प्रेस पर आप ऐसे कोई खबरें नहीं लिख सकते थे, कोई भी मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध कोई खबरें नहीं छाप सकते थे। लेकिन जब सर चार्ल्स मैटकॉफ आ गए तो इन्होंने भारतीय प्रेस को बिल्कुल स्वतंत्रता दी थी कि कुछ भी छाप सकते थे, बस ज़्यादा विरोध नहीं होना चाहिए मतलब अंग्रेजों का, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टेज पद्धति किसकी देन है? ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाली। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपको 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं और सभी प्रश्न जितने भी आपके सही निकल रहे हैं उन प्रश्न के सामने आपको एक एक नंबर देते जाना है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं। फिर दूसरों से कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि आपकी और दूसरों की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी पुर्तगालियों के द्वारा जो है कार्टेज पद्धति चालू की गई थी। चलिए कार्टेज पद्धति के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कार्टेज पद्धति का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए किए जाने वाले व्यापार लाइसेंस से है। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्र मार्ग की खोज की थी। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, जिसका जमोरिन ने स्वागत किया था। आपको ये सारी जानकारी तो होगी। कार्टेज पद्धति का संबंध समुद्र की व्यापार नियंत्रण प्रणाली से। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप पहले खोज लेते हैं तो आप उस पर अपना अधिकार जमा देते हैं। तो पुर्तगालियों ने ऐसा ही किया, समुद्री मार्ग खोज लिया भारत के लिए। अब उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और ये बोला कि आपको अगर भारत से समुद्री मार्ग से व्यापार करना है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा पुर्तगालियों से, और उसके लिए आपको कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा। इसी को कार्टेज पद्धति कहते हैं। बाद में 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक ऐसी ही व्यवस्था जारी की थी। तो पूछा जा सकता है कि कार्टेज पद्धति के समान अंग्रेजों के द्वारा कौन सी पद्धति चालू की गई थी? तो याद रखिएगा, नेवी सर्ट नामक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा 20वीं शताब्दी में चालू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वुड डिस्पैच, ऑप्शन बी है सैडलर आयोग, ऑप्शन सी है रेले आयोग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं, और वहां पर 19वीं सदी कर लीजिएगा। 19वीं सदी में जो है अंग्रेजों द्वारा चालू किया गया था। सही आंसर है ए, यानी कि वुड डिस्पैच। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अब ये वुड डिस्पैच क्या था, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
तो सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, यानी 1 से लेकर के 5 तक जो विद्यालय हैं उनमें हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, जिससे बच्चों को समझ में आए वहाँ की मातृभाषा। उसके बाद में साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि जो उच्च विद्यालय में है, जो उच्च विद्यालय की शिक्षा है, उसमें अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। यानी कि चार्ल्स वुड के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय लोगों पर यहाँ पर लागू कर दिया गया और धीरे धीरे भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा की भी जानकारी प्रदान की जाने लगी, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन ए है नाना फडणवीस, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है नारायण राव, ऑप्शन नंबर डी है संभाजी। चलिए आंसर देखते हैं, क्या आंसर है इसका? सही आंसर है ए, यानी कि नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। अब ये मैकियावेली कौन थे, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। इनका यह नाम सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित था। तो निकोलो मैकियावेली एक इटली के कूटनीतिज्ञ थे, बहुत मतलब प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ थे। तो वैसे ही कुछ कूटनीति नाना फडणवीस के द्वारा की जाती थी, इसलिए इनका नाम मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्हें मैकियावेली यूरोपियों के द्वारा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो महाद सत्याग्रह एक बहुत प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा महाद सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया गया था। देखिए, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। तो महाद सत्याग्रह कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है और रायगढ़ जिले में ये जो है सत्याग्रह किया गया था। पूछा जा सकता है, परीक्षाओं में कुछ ऐसे आंदोलन आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था, लेकिन किस स्थान पर कहा था? अब आपसे यह ऐसा प्रश्न बनकर के आएगा, क्योंकि कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह किसका वक्तव्य है? आपने आंसर दे दिया, बाल गंगाधर तिलक का है। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि यह वक्तव्य उन्होंने कब और किस स्थान पर कहा था? ऑप्शन ए है पुणे जेल में, ऑप्शन बी है यरवदा जेल में, ऑप्शन सी है कोर्ट में या फिर ऑप्शन नंबर डी है मांडले जेल में। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है कोर्ट में इन्होंने ये बात कही थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक का है। यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी जा रही थी। 7 वर्ष की इनको सजा दी गई थी। उस वक्त इन्होंने उस कोर्ट में यह वक्तव्य कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद तिलक को 6 वर्ष के लिए कारावास के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। 6 वर्ष बाद इनकी रिहाई हो गई थी। कहाँ रखा गया था? तो मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र या फिर अलीपुर बम केस। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि लाहौर षड्यंत्र से संबंधित हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रस्तुत लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख एस्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि पहले एस्कॉट को मारा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसने ही आदेश दिया था कि जाकर के तुम वहां पर लाठीचार्ज करो। लेकिन क्या हुआ, परंतु एस्कॉट के ना मिलने पर उन्होंने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये सैंडर्स वही है जिसने लाठियां चलाई थी लाला लाजपत राय जी के ऊपर, और उसकी लाठियों से जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो सैंडर्स को ही गोली मार दी गई कि ये सही रहा, प्रमुख आरोपी मिल गया, इसी को मारते हैं गोली, ठीक है। तो उन्होंने इसको गोली मार दी थी और लाहौर से षड्यंत्र केस की वजह से ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है किस केस में इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के केस में इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं? इंडियन ओपिनियन, युगांतर, गदर या फिर नवजीवन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि युगांतर नामक पत्र से जुड़े हुए हैं वारिंद्र घोष। देखिए,
तो युगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में वारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा युगांतर किसके द्वारा जारी किया गया था, तो इन तीनों लोगों के द्वारा, यानी वारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग की स्थापना की वजह से, ऑप्शन बी है पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया गया था, ऑप्शन सी जिन्ना गांधी वार्ता की वजह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ढाका में जो एहसान मंजिल पैलेस है वो किस वजह से प्रसिद्ध है? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो एहसान मंजिल पैलेस में हुई थी, जो ढाका में स्थित है और इसी वजह से यह प्रसिद्ध है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा स्थापना किसने की थी? 1906 में आगा खां ने की थी। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस में लियाकत अली खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेताओं ने इस लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहाँ पर यह लीग की स्थापना की गई थी? तो ढाका में एक एहसान मंजिल नामक स्थान स्थित है। ठीक है, आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहां पर आपके आज के इतिहास के प्रमुख प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका जो कमेंट होगा वही हमको इनिशिएट करेगा आगे की प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहने के लिए। बाकी हम रोज़ सुबह 7:30 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर लेकर के आते हैं। करंट अफेयर की क्लास जरूर ज्वाइन किया कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी नई योजनाएं चालू होती हैं, जो भी ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस के नए जो फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, वो डेली बेस पर हम कवर करते हैं, जो आपके एग्जाम 2020 प्री और साथ ही साथ में आपके 2021 की प्री और MPSI के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, बाकी डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। खेल परिदृश्य का हम लेकर के आए थे, कल हम MP GK का भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर और डेली अपडेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।